नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ की बात विमल के साथ। जैसा कि मैंने देखा हमारा ये वीडियो आप लोगों के लिए जो ख़ास तौर पे ESI के एम्प्लाई हैं, जो जिनकी ESI कट रही है, जो प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो हम बना रहे हैं। और वो लोग जो है हमसे आज डिस्पेंसरी पे मिले भी, तो काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि बिल को कैसे लगाया जाए। जो वो अपना इलाज करते हैं तो प्रतिपूर्ति बिल कैसे लगाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो प्रतिपूर्ति बिल के विषय में हम बताएंगे। और उसमें ये करना है आप लोगों को, ये वीडियो ध्यान से देखें और जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जम के शेयर करें। तो अभी आप लोगों को चाहता हूँ कि कल मैंने बताया था कि ESI कार्ड जो है, ESI स्कीम होती क्या है, उसका कार्ड कैसे बनता है। तो अब आज का वीडियो जो है ये है कि जैसे मान लीजिए आपका ESI का कार्ड तो बन गया, अब आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो ट्रीटमेंट लेने के लिए क्या होता है कि देखिए इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आप जो है सर्वप्रथम जो ESI कार्ड होल्डर हैं वो हमारे डिस्पेंसरी पे आएंगे या अपने किसी भी डिस्पेंसरी पे जहां उनका अलॉट है IP के लिए और फैमिली के लिए अलॉटेड डिस्पेंसरी पर जाएंगे। और वहां पे अगर जनरल बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार खांसी ये सब चीज़ें, तो उसके लिए उनको उसी डिस्पेंसरी से ही दवा ले लेनी है। उसके लिए उनको रीफ़र होने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल में। तो और जैसे मान लीजिए आप अगर रीफ़र होके वहाँ जाना चाहते हैं तो डिस्पेंसरी से एक रीफ़र स्लिप बनेगी आपकी और आप रीफ़र होके ESIC हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि ESIC हॉस्पिटल में तो हम दिखा लिए, अब हमारा बिल वाउचर लगाने का प्रावधान क्या है, कैसे उसका क्या तरीका है। तो देखिए ये वीडियो ध्यान से देखिए आप लोग। उसमें ये करना है कि हमारे डिस्पेंसरी पे जो लोग आए उनको रीफ़र कर दिया गया। सपोज़ करिए कि जैसे मैं बनारस में पोस्टेड हूँ, तो हमारी लहुरा भी डिस्पेंसरी पे जिन IP और फैमिली का IP के फैमिली का डिस्पेंसरी है वो हमारे यहाँ आए और हमने उनको जो है रीफ़र कर दिया ESIC हॉस्पिटल पांडेपुर के लिए। अब वो गए ESIC हॉस्पिटल पांडेपुर में, हमने मेडिसिन में आर्थो में रीफ़र किया है। वो गए वहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट में दिखाने के लिए। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो डॉक्टर आपको देख के जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि ESIC हॉस्पिटल में वो मेडिसिन उपलब्ध नहीं रहती है। तो वहाँ से वो NA यानी NA का मोहर लगाते हैं वो भी कि ये औषधियाँ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कृपया अपने डिस्पेंसरी पे आप संपर्क करें। तो वो मरीज़ जब वहाँ से उनको NA का मोहर लग जाता है और फिर वो मरीज़ को क्या करना है कि डिस्पेंसरी पे आना है जहाँ पे उनकी डिस्पेंसरी अलॉट है। डिस्पेंसरी पे वो आएंगे, वहाँ के फार्मासिस्ट से मिलेंगे, फार्मासिस्ट उनके प्रिस्क्रिप्शन को देखेगा और उसको जो है वो देखेगा कि कौन सी मेडिसिन आपको मिली है वहाँ, कौन नहीं मिली है। तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रहे, जो मेडिसिन आपको ESIC हॉस्पिटल के काउंटर से नहीं मिल रही है उस मेडिसिन पे आप NA का मोहर हॉस्पिटल द्वारा ज़रूर लगा लेवें। उसके बाद क्या करना है, आपको डिस्पेंसरी पे आना है। डिस्पेंसरी पे आने के बाद क्या होता है कि अगर यहाँ पे वो मेडिसिन अवेलेबल है तब तो आपको मिल जाएगी। अगर मेडिसिन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर भी जो है जो फार्मासिस्ट हैं आप उनसे जो है NA नॉट अवेलेबल का मोहर लगवा लेंगे और वो जो है आप फिर उसके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आप बाहर जाके दवाई खरीद सकते हैं। अगर आप डिस्पेंसरी पे बिना आए, सपोज करिए कि ESIC हॉस्पिटल में आपको दवाई लिखी गई लेकिन आप जो है डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे चले गए और डिस्पेंसरी पे नहीं आए, तो जब यहाँ आएंगे बिल लगाने के लिए तो वो बिल आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। वो इसलिए कि हो सकता है कि वो दवाई हमारी डिस्पेंसरी पे उपलब्ध रही हो और आप अपने मन से जाके बाहर से खरीद लिए। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है सारे बीमांकित मरीजों को और उनकी फैमिली को। ये जो है दिमाग में रखना है कि जो मेडिसिन वहाँ पे नहीं मिले, डिस्पेंसरी पे आके उस मेडिसिन को देखना है। अगर वहाँ मिल जाती है
तो गुड एंड वेल, नहीं मिलती है तो डिस्पेंसरी का NA का मोहर लग जाएगा, फिर आप बाहर से मेडिसिन परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि बिल कैसे लगेगा, बिल वाउचर कैसे लगेगा। तो जो बाहर आप जाते हैं मेडिसिन परचेज करने, तो वहाँ पे आपको ऐसे मेडिकल स्टोर पे जाना है जहाँ पे वो GST का बिल आपको प्रोवाइड करे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी ऐसी दुकान से दवाई ले रहे हैं जहाँ पे GST का बिल नहीं मिल रहा है, DL नंबर नहीं है उनका, तो ऐसे बिल आपके जो है कैंसिल कर दिए जाएंगे जब आप बिल लगाएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी मेडिसिन परचेज करें वो आप GST का बिल होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए आपने 100-200 की कोई दवाई खरीदी सपोज करिए, तो अब ये भी इस बात का भी ध्यान थोड़ा आपको रखना है कि 100-200 की दवाई खरीद के आप तुरंत वो बिल जो है आके डिस्पेंसरी पे न लगाएं। लगाने को आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी करनी होती हैं, बिल लगाने की प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ा लेंदी है। तो वो आपको अगर 200 रुपये का बिल लगाते हैं तो भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और 20,000 का बिल लगाते हैं तो भी उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। एक बात आप लोगों के दिमाग में और आ रही होगी कि आखिर हम 200 रुपये का बिल नहीं लगाएंगे तो आखिर हम बिल लगाएंगे कब? तो मैं वो भी आपका शंका का समाधान करना चाहूँगा। देखिए, ये जो जिस डेट में आपने दवाई परचेज किया है उस डेट से, डॉक्टर ने जिस दिन आपको मेडिसिन लिखा है उस डेट से 1 साल तक का ड्यूरेशन जो होता है वो आपका बिल लगाने का ड्यूरेशन होता है। यानी साल भर के अंदर आप अपना बिल कभी भी क्लेम कर सकते हैं। तो ये डाउट आप लोग का क्लियर हो गया कि बिल मतलब ये है, आप महीने 2 महीने 3 महीने वेट कर लीजिए, एक फाइल बना लीजिए, उसमें GST का बिल, डॉक्टर का लिखा हुआ OPD पर्चा और हमारे यहाँ से रेफ़र की हुई स्लिप, उसको लगा के आप फाइल में रख दें। ठीक है, अब ये तो हो गई कि बिल हम लोग कैसे लगाएंगे, ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये आती है, अभी ये एक पॉइंट और होता है कि हम किस किस केस में बिल लगा सकते हैं। देखिए, हमारी जो बनारस की ESIC हॉस्पिटल है वो 24 आवर IP को और उनके फैमिली को अपनी सेवा मुहैया करा रही है। आपको रात बिरात अगर कोई भी इमरजेंसी हो, जनरली डिस्पेंसरी की जो टाइमिंग है वो सोमवार से शुक्रवार 9 से 4 की है और शनिवार को 9 से 1 बजे तक की है। त्यौहार वाले दिनों में भी हाफ टाइम ही चलता है, तो संडे को क्लोज रहता है। लेकिन आपको 9 से 4 के बाद अगर कोई इमरजेंसी आती है तो कोई इफ़ और कोई बट नहीं, आप 24 आवर 4 बजे के बाद भी आप ESIC हॉस्पिटल की इमरजेंसी में जा सकते हैं और अपने आप को या अपने परिवारजन को आप दिखा सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि आपको कैसे वहाँ पे सेवाएं लेनी है। दूसरी चीज़, बहुत से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के चक्कर में जो है जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी अटपटी हैं। आप देखिए, बनारस में आप रह रहे हैं या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे ESIC हॉस्पिटल आपके नियर में है, तो आप पहले कोशिश करके ESIC हॉस्पिटल ही पहुँचा करिए। देखिए, इमरजेंसी की चीज़ें अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया या हार्ट अटैक पड़ गया, तो आदमी को उस समय समझ में नहीं आता है, तो वो अपने आसपास नज़दीकी हॉस्पिटल में भागने का प्रयास करता है। तो ठीक है, अगर इमरजेंसी के केसेस आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर में भी अपना इलाज ले सकते हैं, और उसका नियम ये है कि विदिन 72 आवर 72 घंटे के अंदर आपको अपने डिस्पेंसरी पर एक लिखित सूचना देनी होती है कि हम जो है प्राइवेट हॉस्पिटल से, फला प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं। 72 घंटे के अंदर एक लिखित सूचना अपने डिस्पेंसरी पे दे दीजिए, उसके बाद में आप अपना बिल वाउचर क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ESIC हॉस्पिटल आपको रेफ़र कर रहा है, सपोज करिए कि ESIC हॉस्पिटल कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जिसका ट्रीटमेंट उनके पास नहीं रहता है, तो वो अपने
इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में आपको ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो जो बिल लगेगा वो बिल आप डायरेक्ट ईएसआईसी हॉस्पिटल में ही लगाएंगे। उस बिल को डिस्पेंसरी पे नहीं ले आना है। डिस्पेंसरी पे वही बिल एक्सेप्ट किए जाएंगे जो आपकी मेडिसिन वहाँ पे नहीं मिल रही है, तो मेडिसिन का बिल आप वहाँ पे जो है डिस्पेंसरी पे लगा सकते हैं। उसके बाद इमरजेंसी केस जैसे मैंने अभी बताया, तो इमरजेंसी केस में अगर आप डायरेक्ट किसी हॉस्पिटल में चले गए आनन फानन में, तो वो बिल सूचना देने के बाद डिस्पेंसरी पे 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होती है, फिर वो बिल आप अपने डिस्पेंसरी पे लगा सकते हैं। ये बातें मोटी मोटी हो गई। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल लगाने के दरमियान क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखिए, आपको बिल लगाने से पहले देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एनए किया हुआ मोहर यानी नॉट अवेलेबल मेडिसिन का मोहर जो है वो ईएसआईसी हॉस्पिटल से भी होना चाहिए, और वो जो है आपका डिस्पेंसरी से भी वो मोहर आपकी लगी होनी चाहिए। थोड़ा सा फ्लैश बंद करना। और इसके बाद क्या है कि मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूँ। अभी मेरे पास जो है गाइडलाइन है। मैं सोच रहा हूँ कि आज आप लोगों को पूरी तरीके से कम इतना चीज़ मैं बता दूँ ताकि आप अपना बिल वाउचर अच्छे से लगा सकें, अच्छे से सबमिट कर सकें। ठीक है, तो देखिए, प्रत्येक बीमांकित व्यक्ति इस बात का एश्योर कर लें कि उनका जो टीआईसी पेपर है, जो इंश्योरेंस नंबर वाला पेपर होता है, ईएसआई का जो कार्ड होता है, उस पर उनका फ़ोटो और उनकी फैमिली का फ़ोटो वेरीफाई होना चाहिए नियोक्ता के द्वारा। इस चीज़ का एश्योर कर लें। तो आपको बिल लगाते समय आपका जो टीआईसी पेपर है उसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए, और उसके बाद जो है नियोक्ता द्वारा वेतन प्रमाण पत्र पर कंपनी के प्रबंधक का नाम, हस्ताक्षर, मोहर सहित सत्यापित होना चाहिए। ठीक है, और बीमांकित के आश्रित जनों, माता पिता, पत्नी व बच्चों के इलाज के प्रतिपूर्ति दावा हेतु शपथ पत्र पर बीमांकित का हस्ताक्षर व नाम तथा बीमा नंबर सहित कार्यस्थल का पता, घर का पता, सभी चीज़ें, ये सब चीज़ें भरी जानी चाहिए जब आप बिल लगाएंगे। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है, बीमांकित द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र यानी कंट्रीब्यूशन जो होता है, उनका जो पैसा कटता है, तो वो शाखा प्रबंधक द्वारा इलाज के 3 वर्ष पूर्व का संलग्न करना अनिवार्य है। यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो आपकी ईएसआई कट रही है, 3 साल का आपको कंट्रीब्यूशन भी प्रबंधक से अपने निकलवा कर, और बिल वाउचर जब सबमिट करेंगे तो वो कंट्रीब्यूशन भी शो करना पड़ेगा आपको। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है और आप आ गए हैं ईएसआई डिस्पेंसरी पे अपना बिल लगाने। तो 3 वर्ष का उनका कंट्रीब्यूशन का वो पेपर भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सभी बिल, आपके जितने भी बिल आप लगाएंगे वो सारे बिल आपके मूल रूप में होने चाहिए। फोटो कॉपी नॉट एक्सेप्टेड। सारे बिल मूल रूप में होने चाहिए, यानी कि जो डॉक्टर का ओपीडी स्लिप है और जो आपने मेडिसिन परचेज किया है जीएसटी नंबर सहित, वो सब मूल रूप में ही लगेंगे। ठीक है, फोटो कॉपी नहीं, मूल रूप में उसको देना है। आकस्मिकता प्रमाण पत्र पर, जैसे आप इमरजेंसी में कहीं गए दिखाने के लिए, जैसा मैंने बताया, जब इमरजेंसी का केस आ जाता है तो जो इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको वो हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा, तो उस पर जो है आपका डॉक्टर का नाम की मोहर, डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर और हस्ताक्षर उस पे होना अनिवार्य है, जो आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट प्राइवेट हॉस्पिटल आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये चीज़ उसमें लगेगी। और डिस्चार्ज स्लिप, जैसे मान लीजिए इमरजेंसी में आप गए हैं हॉस्पिटल में और आप वहाँ एडमिट हो गए हैं, तो
तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज स्लिप भी लेंगे और डिस्चार्ज स्लिप पर मरीज़ का फ़ोटो डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए कि हाँ ये पेशेंट है, हमारे यहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, इतने तारीख से इतने तारीख तक इनका इलाज जो है चला है। ठीक है। और जो आपके बिल वाउचर्स हैं उस पर जो है डॉक्टर्स का जो है पदनाम, मोहर, ये सब चीज़ें भी लगनी अनिवार्य हैं जब आप बिल को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। अब आपको हम बताते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, आप अपना जो है कंपनी द्वारा प्रमाणित, जैसे जब आप बिल हमारे यहाँ जमा करेंगे तो आपका अकाउंट नंबर भी चाहिए होगा। तो आपका जो जिस बैंक में खाता खुला है, मतलब जिसमें आपकी सैलरी कंपनी के द्वारा भेजी जा रही है, आपके फर्म के द्वारा जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, तो उसका जो है एक सत्यापित फोटोकॉपी सत्यापित आपके मैनेजमेंट के द्वारा वो होना अनिवार्य है। ठीक है। और बैंक के 6 माह के करेंट स्टेटमेंट भी आपको संलग्न करने हैं। देखिए कितना लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 200-400 रुपये का बिल कोशिश किया करिए कि न लगाएं, थोड़ा बिल का अमाउंट बढ़ने दीजिए ताकि ये सारे बिल आपके ये फॉर्मेलिटी पूरी करें तो आपके सारे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएं। टीआईसी का मैंने बता ही दिया है। और कंपनी द्वारा सैलरी जिसमें भेजा जाता है उसकी जो है फ़ोटोकॉपी सत्यापित रहेगी कि इसी अकाउंट नंबर में आपकी वेतन जो है कंपनी के द्वारा भेजी जा रही है। तो मोटी मोटी बातें हमने आपको जो है बता दिया है, बिल लगाने का तरीका। और अगर इसमें भी कुछ आपको ये लगता है कि हमें जानकारी और कुछ देनी चाहिए थी तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट कर सकते हैं और अपने प्रतिपूर्ति दावे बिल को हमारी डिस्पेंसरी पर लगा सकते हैं। जो भी आपका डाउट होगा तो जितने भी हमारे फेसबुक हमारे यूट्यूब चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो वो जो है अपने जो भी आपके सहयोगी हैं जो वर्क कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, उनको भी ये वीडियो भेज दें ताकि उनको बिल वाउचर लगाने में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। और जिनको जो भी दिक्कत परेशानी आती है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कर सकते हैं और हम उस पर जो है वीडियो बना के अपलोड करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया तो अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। आज का जो टॉपिक था कि प्रतिपूर्ति बिल कैसे लगाया जाए, मैंने संक्षेप में थोड़ा सा इसमें बताया है और अब आप लोगों से मैं आज विदा लेना चाहूँगा। कल फिर मैं ईएसआई की नई टॉपिक पे आप लोगों के समक्ष आऊँगा। आप लोगों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे, हमारा मनोबल बढ़ता रहे, आप लोगों के बीच में हमारे वीडियो जो है आते रहेंगे।